दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम उस जगह चलेंगे जहां इंसान जिंदगी की उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन अगर वही जगह मौत का सबसे बड़ा अड्डा बन जाए तो। आज की कहानी है रशिया के एक बर्फीले इलाके में स्थित एक वीरान मिलिट्री अस्पताल की। रूस के साइबेरियाई इलाके के एक सुदूर कोने में सेंट जूड्स नाम का एक पुराना अस्पताल खड़ा है। 1970 के दशक में यहाँ सेना के जवानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। कहते हैं कि एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरे अस्पताल के स्टाफ और मरीजों को रातों रात गायब कर दिया गया। तब से उस इमारत को लाल बर्फ का अस्पताल कहा जाता है। डॉक्टर एलेक्स विक्टर, जो एक खोजी पत्रकार और पूर्व मेडिकल सर्जन था, इस अस्पताल के सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसने सुना था कि सेंट जूड्स के वार्ड नंबर 13 में एक ऐसी मशीन है जो मरते हुए इंसान की आखिरी यादों को रिकॉर्ड कर सकती है। एलेक्स अपने साथ एक कैमरा पर्सन दिमित्री को लेकर उस बर्फीले नरक में पहुंचा। बाहर का तापमान -40 डिग्री था, लेकिन अस्पताल की इमारत के अंदर कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी जलते हुए ओवन में आ गए हों। अंदर की हवा गर्म और भारी थी और उसमें दवाओं की नहीं बल्कि जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। दिमित्री, कैमरा रोल करो, एलेक्स ने हांफते हुए कहा। जैसे ही लाइट ऑन हुई, गलियारे का नजारा सामने आया। दीवारों पर खून के सूखे हुए धब्बे थे जो किसी कलाकृति की तरह फैले हुए थे। स्ट्रेचर और सर्जिकल औजार बिखरे पड़े थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, पिंग पिंग पिंग। ये हार्ट रेट मॉनिटर की आवाज थी। एलेक्स और दिमित्री चौंक गए। 50 साल से बंद अस्पताल में बिजली कहां से आई? वे आवाज का पीछा करते हुए आईसीयू के पास पहुंचे। वहां एक बेड पर एक शरीर पड़ा था जो पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ था। मशीन उस शरीर की धड़कनें दिखा रही थी। दिमित्री कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग कर रहा था। एलेक्स, ये मुमकिन नहीं है। ये इंसान अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है? एलेक्स जैसे ही उस मरीज के करीब पहुंचा, मॉनिटर की आवाज तेज हो गई। पीप 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 पीप। अचानक उस पट्टी वाले मरीज ने एलेक्स का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि एलेक्स की हड्डियों के चटकने की आवाज आई। पट्टियों के अंदर से एक खोखली आवाज आई, डॉक्टर, क्या मेरा ऑपरेशन शुरू होने वाला है? उसी पल अस्पताल के लाउडस्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुआ जो किसी मरे हुए इंसान की आवाज लग रही थी। डॉक्टर विक्टर, वार्ड नंबर 13 में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मरीज नंबर 404 इंतजार कर रहा है। एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा। दिमित्री वहां नहीं था। उसकी जगह फर्श पर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था जिसमें रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। स्क्रीन पर दिख रहा था कि दिमित्री को कोई अदृश्य चीज छत की तरफ खींच कर ले जा रही थी। एलेक्स ने कांपते हाथों से दिमित्री का कैमरा उठाया। जब उसने फुटेज को पीछे करके देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे में साफ दिख रहा था कि दिमित्री को किसी साये ने नहीं बल्कि छत से उतरे हुए अनगिनत सर्जिकल धागों, स्टिचेस ने जकड़ लिया था और उसे वेंटिलेशन डक्ट के अंदर खींच लिया था। दिमित्री, एलेक्स चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज खाली गलियारों में टकराकर वापस आ गई। अचानक अस्पताल की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगीं। दीवारों पर लगे पुराने इंटरकॉम से फिर वही आवाज गूंजी, डॉक्टर विक्टर, वार्ड नंबर 13, सर्जरी का समय निकला जा रहा है। मरीज को तड़पाना हमारे नियमों के खिलाफ है। एलेक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि दिमित्री को ढूंढने के लिए उसे वार्ड नंबर 13 में जाना ही होगा। जैसे जैसे वो अस्पताल की गहराई में बढ़ रहा था, फर्श पर बिछी बर्फ पिघलकर खून की तरह लाल होती जा रही थी। हवा में अब ईथर की तेज गंध आने लगी थी जो होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो एक बड़े लोहे के दरवाजे के सामने रुका जिस पर बड़े अक्षरों में 13 लिखा था। दरवाजा अपने आप एक दर्दनाक आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। वहां दर्जनों मानव शरीर कांच के बड़े जार में भरे हुए थे जो किसी नीले तरल में तैर रहे थे। उन सब के सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगे थे और वे एक विशाल मशीन से जुड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल थी जिस पर दिमित्री लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर चमड़े के पट्टों से बंधे थे और उसके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन मास्क के अंदर ऑक्सीजन नहीं बल्कि वही काला धुआं भरा था। दिमित्री, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। एलेक्स टेबल की तरफ भागा। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक आकृति बाहर आई। उसने खून से लथपथ एक सफेद लैब कोट पहना था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और दूसरी तरफ एक मैकेनिकल आंख लगी थी जो तेजी से टिक टिक कर रही थी। स्वागत है डॉक्टर विक्टर, उस आकृति ने कहा। मैं डॉक्टर इवानोव हूं, यहां का चीफ सर्जन। हम यहां मौत का इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें उससे भी बेहतर कुछ मिला। हमने आत्मा को कैद करना सीख लिया है। एलेक्स ने पीछे हटते हुए कहा, तुम पागल हो, यह सब गैरकानूनी है।
इवानोव भयानक तरीके से हंसा। कानून जिंदा लोगों के लिए होते हैं डॉक्टर। यहाँ सेंट जूड्स में हम सब मर चुके हैं। हम बस तुम्हारी यादों का इंतजार कर रहे थे। मरीज नंबर 404 कोई और नहीं, तुम खुद हो, एलेक्स। एलेक्स को अचानक याद आया 5 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा गायब हो गया था। उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था? तभी दिमित्री ने आंखें खोलीं, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद खालीपन था। उसने एक रोबोटिक आवाज में कहा, डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू कीजिए, मुझे इस दर्द से आजाद कीजिए। इवानोव ने एक चमकता हुआ सर्जिकल ब्लेड एलेक्स की तरफ बढ़ाया। दिमित्री की आत्मा अब मशीन का हिस्सा बनने वाली है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यादें इस मशीन को दान करनी होंगी। बोलो, सौदा मंजूर है? तभी पूरे वार्ड में उन कांच के जार के अंदर कैद शरीर एक साथ चिल्लाने लगे। मशीन से निकलने वाली नीली बिजली एलेक्स के दिमाग को सुन्न करने लगी। मरीज नंबर 404। मैं? एलेक्स की आवाज लड़खड़ा रही थी। डॉक्टर। इवानोव अपनी उस मैकेनिकल आंख को एलेक्स पर टिकाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। 5 साल पहले का वो एक्सीडेंट याद करो, एलेक्स। सिएटल की वो बारिश वाली रात। तुम उस समय एक सर्जन थे, पत्रकार नहीं। तुमने एक ऐसे मरीज का ऑपरेशन किया था जिसे सेना ने गुप्त रूप से यहां से भेजा था। तुमने उसकी यादों का एक हिस्सा चुरा लिया था, और वही हिस्सा इस मशीन की अंतिम चाबी है। एलेक्स के सिर में एक भयानक दर्द उठा। उसे धुंधली यादें आने लगीं, एक चीखता हुआ मरीज, चारों तरफ बिखरा खून और एक काली चिप जिसे उसने अपने पास छिपा लिया था। अचानक दिमित्री के शरीर से जुड़ी मशीन ने एक तेज आवाज की। दिमित्री का शरीर हवा में उठने लगा। उसके शरीर में धसे हुए वो सर्जिकल धागे अब चमकने लगे थे। दिमित्री के मुंह से हजारों आवाजें एक साथ निकलने लगी, जैसे वो किसी रेडियो की तरह हजारों रूहों को ट्यून कर रहा हो। आह, इसे रोको, एलेक्स चिल्लाया, और उसने पास पड़ी एक ऑक्सीजन टंकी उठाकर मशीन पर दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली लपटें निकलने लगीं। इवानोव गुस्से में चीखा, मूर्ख, तुमने संतुलन बिगाड़ दिया। अब ये मशीन यादें रिकॉर्ड नहीं करेगी, ये उन्हें निगलेगी। पूरे वार्ड में रखे वो कांच के जार एक एक करके फटने लगे। उनमें कैद वो अधमरी रूहें बाहर निकलने लगीं। वे रूहें साये की तरह थीं, जिनके चेहरे गायब थे। वे सब एलेक्स की तरफ बढ़ने लगीं। दिमित्री, जो अब पूरी तरह मशीन के काबू में था, टेबल से उतरा। उसकी चाल किसी मकड़ी जैसी थी। उसने एलेक्स का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। एलेक्स, मुझे वो यादें दे दो, मुझे सन्नाटा चाहिए, बहुत शोर है यहाँ। एलेक्स का दम घुटने लगा। उसने अपनी जेब से वो पुराना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने देखा कि मशीन के पीछे एक मुख्य सर्किट है जहां से सारी रूहों का कनेक्शन जुड़ा है। इवानोव अपनी आरी सौ लेकर एलेक्स की तरफ बढ़ा। तुम्हारी यादें अब मेरी हैं। एलेक्स ने आखिरी ताकत बटोरी और अपने पास रखे एक सर्जिकल स्प्रे को अपनी लाइटर की लौ के सामने रख दिया। एक आग का गोला इवानोव के चेहरे पर लगा। इवानोव चीखते हुए पीछे हटा। उसी पल एलेक्स ने दिमित्री के शरीर से जुड़े मुख्य तार को खींचकर मशीन के खुले हुए सर्किट में डाल दिया। पूरे अस्पताल में एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक फैला कि सारी रूहें एक साथ चीख उठीं। दिमित्री का शरीर झटके खाने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। मशीन के फटने से वार्ड नंबर 13 की दीवारें पिघलने लगीं। एलेक्स ने देखा कि उन दीवारों के पीछे कोई ईंट पत्थर नहीं थे। वहां हजारों इंसानी चेहरों की परतें थीं जो चिल्ला रही थीं। तभी इवानोव का जला हुआ शरीर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसका कोट अब राख हो चुका था और उसका मांस पिघलकर जमीन पर गिर रहा था। उसने अपनी मैकेनिकल आंख एलेक्स की तरफ फेंकी, जो एक छोटे बम की तरह फटी। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते एलेक्स, इवानोव की आवाज अब गूंज रही थी। सेंट जूड्स कोई अस्पताल नहीं है, ये एक सोखने वाला यंत्र, वैक्यूम है, और अब ये तुम्हें सोखने वाला है। अचानक अस्पताल के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। बाहर की बर्फीली हवा अंदर आने लगी और तापमान गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच गया। एलेक्स और दिमित्री के शरीर पर बर्फ की परतें जमने लगीं। एलेक्स का शरीर सुन्न पड़ रहा था। उसने दिमित्री के हाथ को छुआ, वो पत्थर की तरह ठंडा था। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आखिरी धमाका हुआ। वो याद, वो अधूरी याद पूरी तरह साफ हो गई। 5 साल पहले उस ऑपरेशन थिएटर में जिस मरीज का उसने इलाज किया था, वो कोई इंसान नहीं था। वो इस मशीन का पहला सफल टेस्ट था, एक ऐसा शरीर जिसके अंदर हजारों रूहों की यादें ठूस दी गई थीं। एलेक्स ने उस वक्त जो चिप चुराई थी, वो कोई डेटा नहीं था। वो इवानोव की अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस थी।
इवानोव, एलेक्स ने जमते हुए गले से आवाज निकाली, तुम यहां राज नहीं कर रहे, तुम यहां कैद हो। इस मशीन को चलाने के लिए तुम्हें अपनी यादों की जरूरत है जो मेरे पास हैं। इवानोव का वो डरावना रूप थमा। उसकी आवाज दीवारों से गूंजी, तो दे दो मुझे पूर्ण कर दो। एलेक्स ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से वो छोटी सी काली चिप निकाली। वो जानता था कि अगर उसने ये चिप मशीन में लगा दी तो इवानोव अमर हो जाएगा, लेकिन अगर उसने इसे नष्ट कर दिया तो ये पूरा अस्पताल राख में मिल जाएगा। दिमित्री, जाग जाओ, एलेक्स ने दिमित्री के कान में चिल्लाकर कहा। दिमित्री ने हल्की सी हरकत की। एलेक्स मशीन के मुख्य पैनल की तरफ बढ़ा। इवानोव की रूहें उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाने लगीं। एलेक्स ने चिप को मशीन के स्लॉट के पास ले जाकर उसे दांतों से चबा डाला। जैसे ही चिप टूटी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी गूंजी जिससे कांच के जार के बचे हुए टुकड़े पाउडर बन गए। इवानोव का शरीर बिखरने लगा। वो दर्द से ऐसे चिल्लाया कि अस्पताल की छत फटने लगी। नहीं, मेरी यादें, मेरा वजूद। इवानोव का साया धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। अचानक मशीन ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। बीप बीप बीप। यह अस्पताल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड था। एलेक्स ने दिमित्री को अपने कंधे पर उठाया और पागलों की तरह गलियारे की तरफ भागा। पीछे से अस्पताल की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। बर्फ और आग का एक अजीब संगम हो रहा था। एलेक्स जैसे ही मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाहर खड़ी उनकी गाड़ी बर्फ में पूरी तरह धंस चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सेंट जूड्स हॉस्पिटल अब मलबे का ढेर बन चुका था, लेकिन उस धुएं और मलबे के बीच एलेक्स को एक आकृति दिखी। वह डॉक्टर इवानोव नहीं था। वो एक छोटा बच्चा था जो शायद इस अस्पताल का सबसे पहला शिकार रहा होगा। उस बच्चे ने एलेक्स की तरफ हाथ हिलाया और फिर धुंध में गायब हो गया। एलेक्स और दिमित्री किसी तरह रेंगते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचे, जहां एक रूसी मिलिट्री गश्ती दल ने उन्हें बचा लिया। 3 महीने बाद एलेक्स सिएटल में अपने अपार्टमेंट में बैठा था। दिमित्री ठीक हो गया था, लेकिन उसने कैमरे को फिर कभी हाथ नहीं लगाया। एलेक्स ने उस रात की कोई भी फुटेज पब्लिश नहीं की। दुनिया के लिए सेंट जूड्स आज भी सिर्फ एक गुमनाम खंडहर था। एलेक्स ने अपनी कॉफी का घूंट भरा और खिड़की के बाहर बारिश देखने लगा। तभी उसके घर का इंटरकॉम गूंजा। पिंग पिंग पिंग। एलेक्स की धड़कन रुक गई। ये वही हार्ट रेट मॉनिटर की आवाज थी। उसने इंटरकॉम उठाया, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। डॉक्टर विक्टर, वार्ड नंबर 13 में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगला ऑपरेशन आपका है। एलेक्स ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी खाल के नीचे कुछ सरक रहा था, जैसे कोई अदृश्य सर्जिकल धागा उसके मांस को अंदर से सिल रहा हो। अस्पताल कभी खत्म नहीं हुआ था। वो एलेक्स के साथ सिएटल आ चुका था। दोस्तों, सेंट जूड्स हॉस्पिटल की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या एलेक्स कभी उस श्राप से आजाद हो पाएगा? अगर इस एंडिंग ने आपके दिमाग को हिला दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इसका सीक्वल चाहते हैं। ऐसी ही खौफनाक और मिस्ट्री वाली कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लौटेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जहां परछाइयां इंसानों का शिकार करती हैं। तब तक के लिए लाइटें ऑन रखिए, क्योंकि सेंट जूड्स के डॉक्टर कहीं भी हो सकते हैं।